नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं वो है इंडियन बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की रिक्रूटमेंट। इंडियन बैंक इंडिया का एक जाना पहचाना बैंक है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट बैंक है, तो इसमें सिक्योरिटी गार्ड की रिक्रूटमेंट आई है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह का काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, जो बैंक की सिक्योरिटी करता है। अब सिक्योरिटी का जब भी बात आती है, लोग पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या इसके लिए हमारे पास वेपन होना चाहिए। देखिए, ये एक गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है, इसमें वेपन का कोई काम नहीं है। और अगर वेपन का काम है, जैसे लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड में सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो वेपन ही होती है, डेफिनेटली होती है, कोई डाउट नहीं उसमें। लेकिन जो वेपन है वो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये कोई प्राइवेट रिक्रूटमेंट नहीं है जिसमें वेपन आपको घर से ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक सरकारी रिक्रूटमेंट है, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है, तो इसमें आपके पास वेपन का होना जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अप्लाई कर सकता है इसको। तो मैं ऑलरेडी आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सिविल है, ठीक है, तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ और सिर्फ हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, हमारे जो फौजी भाई हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है, सबके लिए। ऑल इंडिया में ये वीडियो आप देख सकते हो, चाहे आप पंजाब से या गुजरात से, बिकॉज हर स्टेट के लिए वैकेंसीज़, हर यूनियन ट्रस्टी के लिए वैकेंसीज़ निकली है। एक ऑल इंडिया वैकेंसी है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, अगर आप एक सिविल है, अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है आप, अगर आप साबका फौजी नहीं है, तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए। या फिर आप देख भी सकते हैं, अगर आप किसी एक्स सर्विसमैन आपके कोई फादर, अंकल या कोई एक्स सर्विसमैन है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए बनाई है। ठीक है जी, इसका मतलब सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ एक्स सर्विसमैन। क्लियर हो गया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या फ़ीस एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे कि कितनी फ़ीस एक्स सर्विसमैन से ली जाएगी। तो क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, तो किसी भी तरह की फ़ीस किसी भी एक्स सर्विसमैन से नहीं ली जाएगी, इसमें कोई भी फ़ीस आपको नहीं लेनी पड़ेगी। आगे हम एज लिमिट की बात करेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए जो फार्मूला होता है वो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि आपको अपने सर्विस ईयर, जितने भी आपने, मतलब पहले तो जितनी आपकी एज है उसमें से सर्विस ईयर आपने माइनस करने हैं, और फिर मैं आपके लिए बहुत ही ईजी कर देता हूँ, इसको बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है तो आप ये जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं देख सकते, ये क्लियर है। बिकॉज नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि अपर एज जो है 45 ईयर्स तक ही सीमित है, उससे ऊपर वाले एक्स सर्विसमैन इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे वो कितने भी साल सर्विस लगा के आए या सर्विस करके आए हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एक एक्स सर्विसमैन के लिए इसका मैट्रिकुलेट होना, यानी कि 10वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और सिर्फ 10वीं पास से भी नहीं चलेगा, अगर आप 10th क्लियर है प्लस 15 ईयर की एटलीस्ट सर्विस आपने की है, 15 साल आपने आर्मी की सर्विस की है, तभी आप ये रिक्रूटमेंट फिल कर सकते हैं। वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इसकी जो क्वालिफिकेशन लिखी है उन्होंने वो वही लिखी है, सिर्फ मैट्रिक की लिखी है और कुछ नहीं लिखा। बट एज आई नो द रूल, उसके दूसरे सेक्शन में मैंने पढ़ा भी है कि 15 साल की सर्विस तो मतलब एटलीस्ट इसके साथ चाहिए, तभी आप एज एन एक्स सर्विसमैन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर से आ गया मिनिमम सर्विस, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 15 ईयर की तो मिनिमम सर्विस होनी ही चाहिए। आगे मेडिकल कैटेगरी की बात भी कर लेते हैं। अब इस रिक्रूटमेंट में जो भी एक्स सर्विसमैन आए हैं उनका A1, ठीक है, यानी कि शेप 1 कैटेगरी जो है, जिसको हम शेप 1 कैटेगरी बोलते हैं, वो होना ज़रूरी है। अगर वो उससे नीचे हैं तो वो इस रिक्रूटमेंट को प्रॉपरली फिल नहीं कर सकते। अब जब हम फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं इसकी, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें मेडिकल कैटेगरी का वो कुछ नहीं पूछते। तो क्या होता है कि कुछ एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जो हमारे भाई, वो कहते हैं कि हम A1 तो नहीं, हम फिर भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं। अब ये होता है कि रिस्क, आप एक रिस्क ले, क्योंकि इसमें फ़ीस तो कोई नहीं है, एप्लीकेशन फ़ीस तो आपको कोई नहीं देनी, तो आप एक रिस्क ले सकते हो कि अगर आप A1 नहीं भी हो तब भी ये फॉर्म फिल कर दो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लक फैक्टर होता है ना, वो बहुत काम आता है, स्पेशली एक्स सर्विसमैन वाले केस में। तो कई बार वो क्या होता है कि वो देख लेते हैं कि चलो वो फिज़िकली फिट है और उसको
पास कर देते हैं। ये भी मैंने एक दो बार देखा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक दो बार देखा है कि शेप वन ना होने के बावजूद कई बार रिक्रूटमेंट में वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तब जब वो एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो एक्सर्समैन उनसे बेटर परफॉर्म करते हैं, स्पेशली फिजिकल टेस्ट में। बिकॉज मेडिकल में शेप वन वो इसीलिए मांगते हैं ताकि वो देख सके कि वो फिज़िकली प्रॉपरली फिट है कि नहीं। तो अगर वो फिज़िकली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो डेफिनेटली, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा एक्सर्समैन मुझे सुन रहा है जो A1 में नहीं है कैटेगरी में, तो मैं फिर भी उसको एडवाइस करूँगा अपनी तरफ से, ये मेरी तरफ से रहेगी कि आप डेफिनेटली ये फॉर्म फिल करो। अगर आप फिज़िकल में अच्छा करोगे तो चांस है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा कि आपको नहीं रखेंगे, तो अगर आप फॉर्म नहीं फिल करते तो वैसे भी नहीं मिलनी। ठीक है, तो ये रिस्क आप ले सकते हो। अच्छा, आगे रैंक की बात करते हैं। अब फिर से वही बात आ गई कि ये है सिक्योरिटी गार्ड की, ये प्योरली सिक्योरिटी गार्ड की ही रिक्रूटमेंट है। तो जो हायर रैंक वाले एक्सर्समैन होते हैं, जैसे कि नायब सूबेदार, जैसे कि मेजर, जैसे कि कर्नल, वो थोड़ा सा इतराज़ करते हैं हमें कि भाई हमने नहीं फिल करनी ये वाली, क्योंकि ये है सिक्योरिटी गार्ड और हम थोड़े अच्छे रैंक से आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस बिहाफ पे कि दे आर राइट, ऑब्वियसली वो ठीक है अपनी जगह पे। तो अगर मैं सिंपली बता देता हूँ कि जो नोटिफिकेशन लिखी है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये रैंक वाला फिल कर सकता है, ये रैंक वाला फिल नहीं कर सकता। उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि भाई आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए, आप मेडिकली फ़िट होनी चाहिए, और आप जो है वो 15 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। अब जितने भी एक्सर्समैन लोग सुन रहे हैं मुझे, अब आपकी चॉइस है। अगर कोई मेजर सूबेदार या कर्नल वगैरह सुन रहे हैं तो ये प्योरली आपकी चॉइस है, मैं आप पे छोड़ता हूँ ये डिसीज़न। आप चाहो तो फिल कर सकते हो, हमें कोई इशू नहीं है। अगर आप नहीं चाहो तो नहीं भी फिल कर सकते, ये आपकी चॉइस है। आगे हम बात करते हैं कैरेक्टर की। इसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा है कि कैरेक्टर एग्जाम्पलरी ही होना चाहिए, एग्जाम्पलरी से नीचे वाला कैरेक्टर नहीं चलेगा, इस रिक्रूटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैंने एक्सर्समैन की रिसर्च बुक्स वगैरह देखी, सबका करैक्टर अच्छा होता है, ऑब्वियसली एग्जाम्पलरी होता है, अच्छी बात है ये। तो डेफिनेटली एग्जाम्पलरी जो करैक्टर है वो इट्स अ मस्ट, मतलब ये होना ही चाहिए। आगे फिर से वही बात आ गई डिस्क्वालिफिकेशन, यानी किन हालातों में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस कई बार ये होता है कि आप सेलेक्ट भी हो गए हो लेकिन फिर भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। उसके दो ही रीज़न होते हैं वैसे। एक तो आप जो लोग दूसरी शादी कर लेते हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता ना, पहली शादी में डिवोर्स दिए बगैर अगर आप दूसरी शादी करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आप पहली वाइफ को डिवोर्स दे के फिर दूसरी शादी करते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर आप किसी ऐसे पर्सन से शादी कर लेते हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये दो कंडीशंस आजकल हर वैकेंसी में आने लगी है। आगे आता है जी आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। ये पेपर जो इन्होंने रखा है एक छोटा सा पेपर है, बहुत ही बच्चों वाला पेपर लगा मुझे, पढ़ के थोड़ी सी हंसी भी आई थी क्योंकि बहुत ही इजी पेपर था। लेकिन चलो एक्सर्समैन के लिए तो इतना सा ही पेपर काफ़ी होता है, बिकॉज वो तो सारे फिजिकली फिट तो होते ही हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई क्राइटेरिया लेना होता है कि इस बिहाफ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका CBT होगा। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बहुत ही ईजी टेस्ट है। इसमें आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। थोड़ा थोड़ा मैथ्स का होगा, थोड़ा रीजनिंग का होगा, थोड़े बहुत सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़े बहुत कुछ बैंकिंग से रिलेटेड पूछ लेंगे, है ना। तो ये बड़े ईजी से क्वेश्चन होंगे 60, और इसके लिए टाइम तो आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 90 मिनट से बहुत ज़्यादा है। आम बैंक के पेपर के मुकाबले ये 1.5 गुना ज़्यादा है, बिकॉज मैंने देखा है 100 मार्क्स के लिए 60 मिनट्स मिलते हैं, यहाँ पे 60 मार्क्स के लिए 60 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं, 90 मिनट मिल रहे हैं। और इसमें आपको 40 नंबर का पेपर आएगा। पास होने के लिए हार्डली आपको 30-40% मार्क्स चाहिए, जो कि 16 बनते हैं, 16 नंबर बनते हैं। अगर आपके 40 में से 16 भी आ गए तो एटलीस्ट आप क्रॉस कर जाओगे, जो कट ऑफ है उसको क्रॉस कर जाओगे। उसके बाद तो चलो मेरिट लिस्ट पे बेस पे बननी है आपकी जो। हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, यहाँ पे सिर्फ एक्सर्समैन ही फिल कर सकते हैं फॉर्म को, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके मार्क्स बड़े अच्छे चाहिए या कुछ, क्योंकि जितने भी एक्सर्समैन हैं ओबियसली क्योंकि स्टडी छोड़े को काफ़ी टाइम हो गया होता है, तो फिर वो थोड़ा सा स्टडी से कांटेक्ट टूटा होता है, तो डेफिनेटली। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हाँ, आप बड़े आराम से ये पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने बेसिक भी पढ़ के गए, आप थोड़ा सा भी पढ़ लिया तब भी हो सकता है ये, ठीक है। इसमें थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी। पासिंग मार्क्स जो है वो 33% है, वो तो क्लियर ही है। उसके बाद 0.25 यानी चौथा हिस्सा जो 1/4 होता है वो आपके कटेंगे अगर आपने गलत कर दिया तो।
अच्छा, इसके बाद होएगा आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट। ये तो बहुत इजी होगा। जैसे आप मान लो पंजाब से हो, ठीक है, तो आपको पंजाबी में एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो कितना फ़नी सी बात है ये, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपको 3 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 3 नंबर बोलो, बताओ, 3 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। और ये सारे क्वेश्चन पंजाबी में होंगे और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होंगे जो मुझे लगता है कि सारे ही लोग क्लियर कर लेंगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, उसके बाद होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ये मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, पर अगर मैं एक एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये टेस्ट फिर इजी है, फिर कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये दिखाया हुआ मैंने आपकी स्क्रीन पे। पुशअप्स सबसे पहले, अच्छा नहीं ऊपर भी है, 5 मिनट शटल इन 1 मिनट। ओके, अगर आप 13 टाइम्स करते हो या इससे ज़्यादा बार करते हो 1 मिनट में तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स, 40 नंबर। अगर आप 12 बार करते हो 1 मिनट में तो 30 मार्क्स मिलेंगे, 11 बार करते हो तो 20 मार्क्स मिलेंगे। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपको पुशअप्स करके दिखाने हैं। अगर आपने 20 से ज़्यादा पुशअप्स कर लिए तो मिल गए आपको 40 मार्क्स। अगर 17 से लेके 19 तक 17 to 19 पुशअप्स कर पाए आप टोटल तो आपको मिलेंगे 30 मार्क्स। और 13 से 16 पुशअप करने पे आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। ठीक है जी। ऐसे ही आपको सिटअप्स करने हैं। सिटअप्स आपको पता ही है, बैठक, उठक बैठक जिसको हम बोलते हैं सिटअप्स। सिटअप्स में क्या होता है, हाँ, अगर आपने 30 से ज़्यादा सिटअप्स कर लिए तो आप एक्सीलेंट में आओगे, 40 मार्क्स मिलेंगे आपको। ये तो बहुत इजी लग रहा है मुझे एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे लिए थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर मैं करूँ तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आप लोग करोगे तो अच्छा ही लगेगा आपको। अच्छा, अगर आपने 26 से 29 कर लिए तो आपको गुड आएगा, आपका 30 मार्क्स आएंगे। और अगर आपने 20 से 25 किए तो आप सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे रहोगे, यानी 20 मार्क्स मिलेंगे। अब आपके कितने मार्क्स आते हैं फिजिकल टेस्ट में, वो इस पर डिपेंड करते हैं कि आप फिजिकली कैसा परफॉर्म कर रहे हो। आगे हम पे स्केल की बात भी कर ही लेते हैं। अच्छी पे स्केल है इसकी, मुझे अच्छी लगी। 28,000 मतलब 28,000 के करीब उन्होंने सैलरी रखी है। 28,145 अच्छी है सैलरी, एक सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से तो अच्छी है। अब इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये क्वेश्चन तो सभी लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये एक ऑनलाइन फॉर्म है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस लिंक को आप मोबाइल से खोलने की कोशिश भी मत करना, बिकॉज ये IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये फ़ोन पे नहीं खुलती। अगर आपने फ़ोन पे खोलनी है, फिर भी आपकी जिद है कि मैंने खोलनी है, तो मैं बता देता हूँ, आप अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रखिए और डेस्कटॉप साइड में जाए। वैसे इतने पंगे लेने की बजाय अगर आप सिंपली किसी भी इंटरनेट कैफ़े में चले जाओ तो वो आपके लिए बड़ी आराम से फॉर्म फिल कर देंगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए फॉर्म करना। फिर भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहो तो घर पे भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कैफ़े में ज़रूर जाना, बिकॉज ये एक डिफ़िकल्ट सा फॉर्म लगा मुझे थोड़ा सा। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये फॉर्म है, तो आप कैफ़े से फिल करवा लोगे तो अच्छा होगा आपके लिए। हाँ, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने वो ज़रा नोट कर लो आप। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। आपका आधार कार्ड कंपलसरी है, वो लेके जाना है। आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, नहीं है तो आप 10th का सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितने भी एक्स-सर्विसमैन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी डिस्चार्ज बुक, आपका PPO है ना, आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है अलग, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप ले ही जाना साथ में, ठीक है। इसके अलावा आपकी फ़ोटो, आपके सिग्नेचर, वो तो वहीं पे करवा लेंगे, सिग्नेचर तो वहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। और आपका अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो ज़रूर लेके जाना, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल तक बनवा लेना। अगर जब इसकी रिक्रूटमेंट होगी तो वो मांगते होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, वो सारे लेके आप चले जाना किसी कैफ़े में, तो वो आपके लिए फॉर्म फिल कर देंगे। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं इनकी, ये भी ज़रा सुन लीजिए आप। कंडीशंस क्या क्या हैं इनकी, चलिए शुरू करते हैं कंडीशंस को भी। कंडीशंस उनकी ये है कि सबसे पहले जिस बंदे के पास होगा ना LMV लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस, जो छोटा लाइसेंस होता है, हैवी की नहीं बात कर रहा मैं, छोटे वाली की बात कर, उसको ना 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देंगे। ये कहते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है ना, अब लाइसेंस का यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में क्या काम, वो ज़रा सा सुन लो आप थोड़ा सा। देखो छोटी सी बात है, और वो बात ये है कि आपको काम तो सिक्योरिटी गार्ड का ही है, तो पक्की बात है, लेकिन कई बार ना आपको कैश ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, या एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश लेके जाना पड़ेगा। एज अ सिक्योरिटी आप साथ जाओगे, तो जिसको थोड़ी बहुत ड्राइविंग आती है, जिसके पास छोटा लाइसेंस है, मैं बड़े लाइसेंस की बात नहीं कर रहा, बार बार बता रहा हूँ, हैवी लाइसेंस की बात नहीं कर रहा, सिंपल जो छोटी गाड़ी चलाने वाला लाइसेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको लाइट लाइसेंस बोलते हैं। एक लाइट होता है, एक हैवी होता है ना, तो लाइट जिसके पास है उसको 10 नंबर फ्री में दे दिए जाएंगे, ऐसे ही कि चलो उसको प्रेफर किया जाएगा कि भाई बाकी सिक्योरिटी तो है ही, उसको थोड़ी बहुत अगर ड्राइविंग भी आती है तो और अच्छा हो जाएगा। पहली कंडीशन तो यही, उनकी 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे।
दूसरी कंडीशन की ये कि लोकल लैंग्वेज की नॉलेज मस्ट है। अगर आप पंजाब से तो पंजाबी आनी ही चाहिए, गुजरात से तो गुजराती आनी ही चाहिए, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसकी नॉलेज मस्ट है। और एक क्वेश्चन जो मुझसे एक्सेसमैन हमेशा पूछते हैं और बार बार पूछते हैं कि सर हम पेंशन आ रहे हैं जून 2022 में, क्या हम फिल कर सकते हैं? हमारे सितंबर 2022 में हम फिल कर सकते हैं। तो मैं डेट लिख रहा हूँ यहाँ पे 8 मार्च 2023 में, अगले साल की बात कर रहा हूँ, इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ। इस डेट से पहले पहले जो भी एक्सेसमैन आ जाएंगे वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिना देखे आप आंखें बंद करके फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 8 मार्च 2023 से पहले पहले अगर आप आ रहे हैं पेंशन तो डेफिनेटली आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जान के हैरानी होगी आपको कि 9 मार्च 2022 इससे पहले पहले आपने ये फॉर्म फिल करना है 9th ऑफ, यही उनकी लास्ट कंडीशन है कि आपका जो फॉर्म सबमिशन है वो 9th ऑफ मार्च यानी 9 मार्च 2022 तक हो जाना चाहिए। ये इसकी लास्ट डेट है, तो यहाँ तक आपका फॉर्म जो है फिल हो जाना चाहिए। हाँ, आगे बात करते हैं कितनी पोस्ट है टोटल। तो काफ़ी सारी पोस्ट है, 200 पोस्ट है, ठीक है। और 200 में से 104 पोस्ट तो अनरिजर्व्ड है, वो तो कोई भी फिल कर सकता है, जनरल वाले भी कर सकते हैं। 12 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 46 ओबीसी के लिए है, 12 जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए, और 28 पोस्ट जो है वो एससी के लिए। अब ये जितनी भी पोस्ट मैंने बोली सारी सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही फिल कर सकते हैं। कई लोग जनरल ओबीसी सुन के सोचते हैं कि शायद बाकी लोग भी फिल कर सकते हैं, नहीं। ये जो जनरल बोला इसका मतलब है जनरल एक्स सर्विसमैन, एससी बोला तो एससी एक्स सर्विसमैन। तो इस तरह से मतलब ये थोड़ा सा है, ठीक है, इस तरह से आप फिल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अब तो पक्का लगी होगी, और मैंने काफ़ी मेहनत की है वैसे इसको ढूंढने में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें सिर्फ एक्स सर्विसमैन के साथ, या फिर बाकी लोगों के साथ भी आप कर सकते हो, वो आगे एक्स सर्विसमैन को बता देंगे। शेयरिंग इज़ केयरिंग भाई, शेयर करना ज़रूरी है, ज़रूर करें। और एक काम और करें, लाइक जरूर करें इस वीडियो को। लाइक्स बड़े कम आ रहे हैं आजकल, कई बार मेरा दिल नहीं करता फिर पोस्ट करने को। अगर आप लाइक नहीं ना करते फिर मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता ना मुझे, क्योंकि इससे पैसे तो नहीं आते यूट्यूब में डालने से। लेकिन चलो, अगर आपके लाइक्स भी आ जाए तो इतना ही बहुत है हमारे लिए, हम इतने में ही खुश हो जाते हैं, ठीक है जी। अगली वीडियो में एक और जॉब के बारे में बताऊंगा, बड़ी अच्छी जॉब है, आई हुई है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, नेक्स्ट वीडियो वही पोस्ट करने वाला हूँ मैं। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आती रहेगी और आपको पता चलता रहेगा। ये ना हो कि कोई वीडियो मिस हो जाए। चलिए ठीक है जी, जय हिंद सभी को, बाय बाय, और अगली वीडियो मिलते हैं।